रात का समय हो गया है। भावेश अपने घर की ओर जा रहा है और पूरे वक्त उसके दिमाग में बस यही चल रहा है, आखिर किस तरह की प्लानिंग हो रही है और किस चीज से बचने की जरूरत है, और वो कौन है जो सिस्टम को उससे वापस ले सकता है। एक तरफ भावेश के दिमाग में ये सारे सवाल थे, तो वहीं दूसरी तरफ भावेश को ये भी यकीन था कि हो ना हो पन्नू और अभिमन्यु की चाल ही है। भावेश कुछ देर तक सोचता है और फिर वो फैसला करता है कि इसकी जड़ तक वो पहुंच कर रहेगा। फिर भावेश तहकीकात के इरादे से अभिमन्यु के घर की ओर निकल जाता है। कुछ पल बाद भावेश अभिमन्यु के घर के बाहर आता है और देखता है कि अभिमन्यु के घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। अंदर जाने के सभी रास्तों पर पहरा है और चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। पर भावेश किसी भी तरह अभिमन्यु के घर के अंदर जाना चाहता है और साथ ही उसे ये भी ध्यान रखना है कि कहीं गलती से भी अभिमन्यु और पन्नू को भनक न लग जाए कि भावेश को उनके इरादों का पता लग चुका है। फिर भावेश अभिमन्यु के घर के पीछे जाता है और देखता है कि दीवारों पर बड़ी बड़ी लोहे की वायरिंग लगी हुई है और कैमरे भी लगे हैं। साथ ही पीछे गार्डन में भयानक कुत्ते भी बंधे हुए हैं जो शायद भावेश को देखकर उस पर हमला भी कर सकते हैं। भावेश के सामने के सारे रास्ते लगभग बंद हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर अभिमन्यु के घर में जाए तो जाए कैसे। इसी बीच भावेश को अभिमन्यु की कंपनी का एक ट्रक घर के अंदर जाते हुए दिखता है। उस ट्रक में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर अंदर जाने से पहले ट्रक की अच्छे से तलाशी ली जाती है। भावेश को ये सही मौका नजर आता है कि वो किसी भी तरह उस ट्रक के सहारे अंदर चला जाए, और जैसे ही ट्रक की चेकिंग हो जाती है भावेश तुरंत ही उस ट्रक के नीचे लेटकर उस पर लटक जाता है और ट्रक के साथ साथ अभिमन्यु के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो ट्रक अभिमन्यु के घर के अंदर आता है और पीछे की साइड ले जाया जाता है। अभिमन्यु के घर के पीछे एक गोदाम है जहां वो ट्रक जाकर रुकता है। ट्रक के रुकते ही भावेश नीचे से निकलकर वहीं पास में झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता है। इतने में उसे अभिमन्यु उस ट्रक की ओर आते हुए नजर आता है। अभिमन्यु इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर है। भावेश अभिमन्यु को देखकर हैरान रह जाता है। अभिमन्यु उस ट्रक ड्राइवर के पास आता है और पूछता है, सब सामान सही सलामत ले आए ना? ड्राइवर तुरंत ही कहता है, हाँ बाबूजी, सब सामान अच्छे से ले आए। फिर अभिमन्यु कहता है, ठीक है, फिर सामान अंदर गोदाम में रखवा दो। फिर वो ट्रक ड्राइवर और उसके साथी मिलकर वो सारा सामान गोदाम में रखने लगते हैं। उस सामान पर भावेश की नजर पड़ती है तो वो कुछ बड़ी मशीन बनाने का सामान है। भावेश ये सब देखकर एकदम दंग रह जाता है। तुरंत ही उसके मन में ख्याल आता है, आखिर अभिमन्यु और पन्नू मिलकर क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल भावेश वहाँ छुपा रहता है और जब सब वहाँ से चले जाते हैं तब भावेश चुपके से उस गोदाम के अंदर जाता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ कई सारी मशीन और कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई वहाँ अपनी खुद की लैबोरेटरी बनाने की कोशिश कर रहा है। भावेश ये देखकर तुरंत ही सब समझ जाता है और उसके मन में तुरंत ही ख्याल आता है, ये जो भी शख्स है ये वही है जिसकी लैबोरेटरी में आग लग गई थी। उस लैबोरेटरी के बंद हो जाने के बाद वो शख्स यहाँ दूसरी लैबोरेटरी बना रहा है। इसका मतलब वो शख्स भी पन्नू और अभिमन्यु के साथ मिला हुआ है। शायद नीलेश मुझे इसी शख्स से बचकर रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो जानता है कि मुझ पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब भावेश को ये तो भनक लग चुकी थी कि आखिर क्या चल रहा है, पर इसके पीछे कौन है और वो उसे कैसे रोक सकता है, ये भावेश के लिए अभी भी बहुत बड़ा सवाल था। फिर भावेश चुपके से अभिमन्यु के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले भावेश कामयाब हो पाए अभिमन्यु के कुत्ते उसे देख लेते हैं और वो पूरी जान लगाकर भौंकने लगते हैं। कुत्ते अपनी जगह बंधे हुए थे, वो चेन से आजाद होने की कोशिश करते हैं। कुत्तों को भौंकता देख सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और सब यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। भावेश अभी भी उन पेड़ों में छुपा हुआ है। उसे टेंशन होने लगती है कि कहीं वो पकड़ा न जाए। कुत्ते भावेश की ओर इशारा कर रहे हैं, ये बात गार्ड नहीं समझ पाते।
गार्ड पूरे गार्डन में ढूंढने में लगे हुए हैं। वो लेबोरेटरी के अंदर भी चेक करते हैं। इतने में अभिमन्यु भी बाहर आ जाता है और गार्ड से पूछता है, क्या बात है, ये क्यों भौंक रहे हैं? तभी एक गार्ड कहता है, सर हमें लगता है कि शायद कोई अंदर घुस आया है। अभिमन्यु ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, तो तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो उसे, बच के न जाने पाए। सभी गार्ड पूरे जोश के साथ ढूंढने लगते हैं। अभिमन्यु भी अपने चारों ओर नजर घुमा रहा है। तभी वो उन कुत्तों के एक्शन को पढ़ लेता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर अभिमन्यु अपने गार्ड से कहता है, गार्ड्स उस झाड़ी के पीछे देखो। अब सारे गार्ड्स उस झाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं जिसके पीछे भावेश छुपा हुआ है। भावेश को टेंशन होने लगती है कि कहीं वो पकड़ा न जाए, और अगर अभिमन्यु को पता चल गया कि भावेश उसके इरादों के बारे में जान गया है तो फिर वो अपना प्लान चेंज कर देगा और फिर शायद उस प्लान के बारे में जानने में भावेश को कामयाबी न मिल पाए। गार्ड उस झाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। तभी अभिमन्यु जाकर उन कुत्तों को आजाद कर देता है और कुत्ते तेजी से उस झाड़ी की ओर दौड़ते हैं। भावेश उन कुत्तों को देख लेता है। अब भावेश बुरी तरह फंस चुका है। आखिर वो वहां से निकले तो कैसे निकले? तभी भावेश को याद आता है कि उसके पास इंसेक्ट कंट्रोलिंग पावर है और वो एक गार्डन में खड़ा है। फिर भावेश तुरंत ही उस पावर का इस्तेमाल करता है और गार्डन के सारे कीड़ों को अपने काबू में करके उन सभी गार्ड्स पर और उन कुत्तों पर हमला करने के लिए बोलता है। वो सब गार्ड्स उन इंसेक्ट्स की वजह से परेशान होने लगते हैं। कई सारे इंसेक्ट्स अभिमन्यु को भी काट लेते हैं। अभिमन्यु खुद को बचाने के लिए तुरंत ही अपनी व्हीलचेयर को मोड़ता है और घर के अंदर भागता है। सारे गार्ड्स भी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और कुत्ते भी उन इंसेक्ट से लड़ने में और उन पर भौंकने में व्यस्त हो जाते हैं। इस सब के बीच भावेश सही मौका देखकर तुरंत ही अभिमन्यु के घर से बाहर निकल जाता है। फिर भावेश अपने घर की ओर जाने लगता है और उसके दिमाग में वही सब घूम रहा है जो अभी उसने अभिमन्यु के घर पर देखा। वो सारी मशीनें, कंप्यूटर्स भावेश के मन में कई सवाल उठा रहे हैं, पर उनका जवाब भावेश के पास नहीं है। फिर भावेश कुछ सोचता है और कहता है, अगर मुझे इन सब चीजों के बारे में पता लगाना है तो मुझे उस रिचर्ड्स के बारे में जानना होगा कि आखिर वो कौन था, उसका मकसद क्या था। शायद तभी मैं पन्नू और अभिमन्यु के इरादों के करीब पहुंच पाऊं। अगले दिन भावेश सोकर उठता है और फैसला करता है। आज से वो अपने सिस्टम की पावर को बढ़ाकर उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करेगा जिस लेवल पर वो वायरस सिस्टम का सामना कर सके। पर फिर भावेश को ख्याल आता है, ये काम मैं करूंगा कहाँ? इसके लिए मुझे एक खाली जगह की जरूरत है। तभी भावेश को याद आता है किसका पुराना घर खाली पड़ा है और वो तुरंत ही अपने पापा के पास जाता है। भावेश अपने पापा के पास आकर कहता है, पापा मुझे पुराने घर की चाबी चाहिए। भावेश के पिता ये सुनते ही एकदम दंग रह जाते हैं। भावेश की माँ भी वहाँ मौजूद है। वो भी काफी हैरान है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। भावेश को समझ नहीं आता कि ये दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी भावेश की माँ भावेश के पास जाती हैं और कहती हैं, अरे बेटा, तुम्हें पुराने घर की चाबी क्यों चाहिए? अब उस घर में क्या रखा है? क्या करोगे तुम वहाँ जाकर? तभी भावेश के पिता भी कहते हैं, हाँ बेटा, तुम्हें पुराने घर क्यों जाना है? तभी भावेश अपने पिता से कहता है, पापा मैं कुछ बनाने की सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे एक जगह की जरूरत है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं पुराना घर ही इस्तेमाल कर लूं। भावेश के माता पिता बहुत ही परेशान हैं कि वो क्या कहें, क्या बोलें। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। उनके मन में ये डर भी चल रहा था कि कहीं सारा सच सामने ना आ जाए और भावेश को पता न चल जाए कि वो पुराना घर तो उन्होंने अंजना को बेच दिया है। भावेश थोड़ा सा आश्चर्यचकित था कि उसके माता पिता पुराने घर की चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? तभी भावेश अपने पिता से पूछता है, कोई बात है क्या? आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तभी भावेश की माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। भावेश के पिता भी कहते हैं, इसमें छुपाना क्या है? वो बेटा बात ऐसी है ना कि अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और तुम्हें तो पता है कि पुराने घर का हाल कैसा है। पूरा पानी भर जाता है वहाँ। तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अभी कुछ वक्त तक घर में ना जाओ। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तब फिर तुम वहाँ काम कर सकते हो।
तभी भावेश की माँ कहती है, हाँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि वहाँ कितना पानी छूटता है। हमें तो जगह जगह टेप लगाकर पानी रोकना पड़ता था। कैसे हम लोग ऊपर पानी रोकने के लिए बाल्टी लगाते थे। पुराना घर बेकार है, अभी मत जाओ। अपने माता पिता की इस बात पर भावेश बोलता है, ठीक है, मैं बारिश के मौसम के बाद अपना काम करूंगा। और फिर भावेश वहाँ से चला जाता है। भावेश के माता पिता एक राहत की सांस लेते हैं। भावेश की माँ कहती है, अभी तो हमने उसे मना लिया, पर आगे क्या बोलेंगे। तभी भावेश के पिता कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर भावेश की माँ वहाँ से निकल जाती हैं। भावेश के पिता काफी परेशान हैं। उन्हें डर है कि कहीं भावेश को सच की भनक ना लग जाए। फिर भावेश अपने कमरे में लौटकर आता है और सोचता है, अब तक साइंटिस्ट चिन्मय ने उसे स्पेस रिसर्च सेंटर इनवाइट नहीं किया। अगर उसे वहां जाने का मौका मिलेगा तो शायद उसे रिसर्च के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। फिर भावेश के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं खुद से उनसे पूछूं। पर भावेश के पास उन साइंटिस्ट का नंबर नहीं है। भावेश तुरंत ही ऑनलाइन सर्च करता है, पर उनका कहीं भी नंबर नहीं है। फिर थोड़ा और तलाशने के बाद भावेश को एक ईमेल आईडी मिलती है जो उनके नाम पर ही दर्ज है। भावेश उस ईमेल आईडी पर उन्हें मेल करता है, जिसमें वो लिखता है कि उसे स्पेस रिसर्च सेंटर देखने का काफी मन है, क्या वो उसे इनवाइट कर सकते हैं। और फिर भावेश ईमेल सेंड कर देता है। भावेश को उम्मीद है कि इस ईमेल के जरिए शायद वो उसे वहां बुला लेंगे। दूसरी ओर पन्नू और अभिमन्यु साथ में अब उस लैबोरेटरी में खड़े हैं जहां बीती रात भावेश गया हुआ था। अभिमन्यु पन्नू की ओर देखता है और उससे पूछता है, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसे रोक पाओगे? फिर पन्नू अभिमन्यु को घूरता है और कहता है, मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता। ये आवाज पन्नू की नहीं, रिचर्ड की थी। अभिमन्यु दंग रह जाता है और हैरानी के साथ पूछता है, तुम कौन हो? फिर पन्नू कहता है, मैं रिचर्ड हूँ, जो पन्नू के दिमाग में रहता हूँ। मैंने ही वायरस सिस्टम को बनाया था, वो सिस्टम जो सुपर सिस्टम के मुकाबले कई गुना ज्यादा अच्छा है और ताकतवर भी। और अब मैं उस सुपर सिस्टम को उस भावेश से छीन कर उसे वायरस सिस्टम से मिला दूंगा और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर सिस्टम बना लूंगा। मेरे आगे पूरी दुनिया झुक जाएगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। अभिमन्यु ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है कि ये इंसान कौन है और ये क्या चाहता है। फिर अभिमन्यु उससे कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें भावेश को खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पन्नू फिर अभिमन्यु की ओर देखता है और कहता है, इतने छोटे से काम के लिए मुझे परेशान करोगे? अभिमन्यु ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, पर मैंने तुम्हें इसलिए इतना पैसा दिया, ये मशीन ला कर दी, जिससे तुम मेरे और मेरे डैड का बदला लेने में मेरी मदद करो। पन्नू हंसने लगता है और फिर कहता है, जब भावेश के पास सिस्टम नहीं होगा तब तुम खुद उसे चींटी की तरह मसल सकते हो। अभिमन्यु को पन्नू का प्लान समझ आ जाता है और फिर दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई देती है।